हाँ तो बच्चों, अब देख लेते हैं अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका डायग्राम क्या है, इसको किसने एक्सप्लेन किया, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन सबको पढ़ते हैं बहुत ही मजेदार वे में। देखो बच्चों क्या है ब्लैक बॉडी, क्या होती है एक्चुअल में। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो सारा रेडिएशन या तो एब्जॉर्व कर ले और सारा का सारा रेडिएशन एमिट कर दे। ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ऐसी परफेक्ट बॉडी कौन सी है बच्चों हमारे नेचर में, कौन सी एग्जिस्ट करती है पूरी यूनिवर्स में, जैसे कि ब्लैक होल। हमारे धरती पर 98-99% कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इस बिहेवियर को दिखाते हैं, लेकिन 100% नहीं है कोई भी ब्लैक बॉडी, है ना। लेकिन लेके चलते हैं कि 100% होगा कोई, है कोई, उसके हिसाब से हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखो बच्चों क्या हुआ, करीबन करीबन 1860 में एक साइंटिस्ट हुए फेरी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेटअप बनाया, है ना। उन्होंने एक डायग्राम दिया किसका, ब्लैक बॉडी का, कि हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इसको। ब्लैक बॉडी नाम किसका देन है बच्चों, किसने दिया ब्लैक बॉडी नाम, दिया किरचॉफ ने। और इसको परफॉर्म किसने किया, मतलब एक्सपेरिमेंटली जो देखा बनाई जिसने ब्लैक बॉडी, इसका नाम है फेरी। उन्होंने क्या किया, एक एक स्पेयर ले लिया, अंदर से खोखला स्पेयर, उसमें अंदर ब्लैक लैम्प ब्लैक पेंट कर दिया, इंसिडेंट रेडिएशन अंदर इंसिडेंट कर दिया, और एक मिरर रख दिया यहाँ पर, कैनोनिकल मिरर, एक तरीके से प्रोजेक्शन बनाने के लिए, जिससे वो टकरा के वापस ना हो जाए, बस, है ना बच्चों, इधर उधर टकरा जाए। अब क्या हो रही है बच्चों, रेडिएशन आ रहा है और इधर उधर टकरा रहा है और एब्जॉर्व कर रही है बॉडी से, क्योंकि ब्लैक बॉडी है तो सारा रेडिएशन एब्जॉर्व कर लेगी। यही तो हमारी डेफिनेशन है इसकी, ये डेफिनेशन। चलो, अब क्या किया कुछ साइंटिस्ट ने, क्या किया, इसको थोड़ा सा हीट कर दिया, और हीट करने पर कुछ जो भी रिजल्ट आए उसको देख लिया। बच्चों क्या होता है, हम नॉर्मल एक लोहे की अगर रोड को, आयरन की रोड को गर्म करें, तो हमें उसके कुछ दूर पे उसका उसकी हीटनेस महसूस होगी, है ना, बिना हाथ लगा होगी। हम बता देंगे कि ये गर्म है, ये ठंडा है, कोई चीज, है ना, उसको हम सेंस बोलते हैं, उसको टेम्परेचर की सेंसिंग बोलते हैं हम, एक तरीके से हमारी बॉडी सेंस कर रही है उसे। ऐसे ही बच्चों क्या हुआ, जब इसको किसी बॉडी को हीट करेंगे, जैसे ब्लैक बॉडी को हीट किया, तो हमारे पास उसकी एनर्जी वर्सेस लैम्डा में कुछ डाटा आएगा। उसको साइंटिस्टों ने प्लॉट कर लिया कि कैसा डाटा आ रहा है। डाटा कैसा आया, एनर्जी वर्सेस लैम्डा हमने प्लॉट कर रखा है। एनर्जी कौन सी है, एनर्जी डेंसिटी, किसका फंक्शन है, लैम्डा का। ये लैम्डा है, नैनोमीटर में प्लॉट करते जा रहे हैं। सबसे पहले कम टेम्परेचर रखा, ये टेम्परेचर बच्चों इधर वाले टेम्परेचर है, ये वाला है ना। सबसे पहले 1000 केल्विन पे देख लिया, फिर 2 पे देख लिया, फिर 3 पे देख लिया। हो क्या रहा है बच्चों इसमें, देखो हो ये रहा है, जब हमारा टेम्परेचर कम है तो तब इसका जो ब्लैक बॉडी का डायग्राम है, यानी कि एनर्जी डायग्राम जो है हमारा, वो उसका एरिया थोड़ा सा कम है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एरिया ब्रॉड होता जा रहा है। और एक और बात है बच्चों, जो पीक आ रही है हमारी, देखो सबसे पहले लैम्डा बढ़ाने पर क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है एक्सपोनेंशियली, और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद लैम्डा बढ़ाने पर एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। पीक वैल्यू आई, फिर घट रही है ना बच्चों। जो ये पीक है, यानी कि ये वाली पीक, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम, भाई यहाँ पर ही तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम होगा। लैम्डा मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लैम्डा इसके लिए ये है, नहीं, एट ए पीक पॉइंट पर लैम्डा की किसी वैल्यू पे मैक्सिमम एनर्जी कितनी आई है, क्या इस पीक पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी नहीं है, बिल्कुल है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, लैम्डा 1 मैक्सिमम, लैम्डा 2 मैक्सिमम, लैम्डा 3 मैक्सिमम। ये चीजें समझ गए बच्चों क्या हो रहा है ग्राफ में। देखो बच्चों, लैम्डा मैक्सिमम खिसकते जा रहे हैं पीछे की तरफ, जैसे ही हम लैम्डा को, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, देखो खिसकते जा रहे हैं इधर की तरफ। ये हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ से देख ली इस डायग्राम से। चलो अब आगे चलते हैं। अब बच्चों बात आती है कि क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में क्यों फेल हुई। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्लासिकल के बस की काम क्यों नहीं है। पहली बात तो ये है बच्चों, क्लासिकल काम करती है कंटिन्यूटी पे, वो उस चीज पे काम नहीं करती जो इसमें हो रहा है। देखो बच्चों, पीक आ रही है और फिर डिक्रीज हो रहा है। क्लासिकल बोलती है अगर किसी की हम फ्रीक्वेंसी देते जाएं, वो हीट होता चला जाएगा और वो इनफाइनाइट तक गर्म होता चला जाएगा, उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है, कंटिन्यूटी की तरफ चलती है। तो ये पीक नहीं आनी चाहिए थी इस ग्राफ में, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात आगे देखेंगे हम कि किसने क्या बताया और उसके बिहाफ पे क्लासिकल मैकेनिक्स खुली तरीके से कैसा फेल हुई हो गई, है ना बच्चों, रेले के अकॉर्डिंग, है ना, देखेंगे। सबसे पहले व्हील्स आए हमारे, कब कब आए बच्चों, करीबन 1890 में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। किस डायग्राम को हमने इधर प्लॉट कर लिया सेम टू सेम। किस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं वो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये हमने बच्चों प्लॉट कर रखा है हमने, हमारे 3 रेंज होती है इसमें,
ये होती है बच्चों विजिबल रेंज, इसके बीच में ये वाली एक ग्राफ की, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको। ये होती है बच्चों अल्ट्रावायलेट रेंज, और इधर होती है IR रेंज, इंफ्रारेड रेंज, है ना, ये पता होगा आपको, ये आती है हमारे डायग्राम में। अब आगे चलो, अब वीन्स क्या देख रहे हैं, वीन्स क्या चाह रहे हैं, वीन्स बच्चों ये चाह रहे हैं कि इस डायग्राम का आज तक, यानी कि 1800 से कहां से चले थे, यहाँ 1860 से चले थे, 1890 आ गया, अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन किसी के पास है ही नहीं। तो ये सोच रहे हैं कि इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो दे दें, यानी कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दें, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, y = mx + c, होता नहीं है बच्चों, उसमें y की और x की वैल्यू रखो, स्लोप मिलती चली जाएगी तुम्हें, यानी कि एक जनरलाइज फॉर्मूला है हमारा, जैसे पैराबोला का एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है। तो ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इसका एक जनरलाइज मैथमेटिकल फॉर्म आ जाए हमारे पास, जिससे हम ये बता पाए कि ये किस तरीके से आ रहा है, उस मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके क्या पता इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। चलो भाई देखते हैं कैसे मैथमेटिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ये चाह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इस ग्राफ को। देखो, एक तो हिस्सा बच्चों ये है, एक तो हिस्सा ये है जब लैम्डा बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ रही है, ये कौन सा रीजन हो गया, एक रीजन भाई, फर्स्ट रीजन मान लो इसे, और ये कौन सा रीजन हो गया, सेकंड रीजन। कब लैम्डा बढ़ाने पे एनर्जी घट रही है, भाई दो रीजन नहीं है ग्राफ के, दो रीजनों में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट और सेकंड रीजन। अब देखते हैं बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि एनर्जी, हमारी जो एनर्जी डेंसिटी है, जो लैम्डा का फंक्शन है, वो डिपेंड कर रही है सबसे पहले 1/λ⁵ पे। अब तुम कहोगे λ⁵ क्यों सर, भाई 4 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, लेकिन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ का आता है वो λ⁵ पे ही आता है। समझ रहे हैं, कौन से पार्ट का आएगा वो देखेंगे, अभी तुम बता दोगे कौन से पार्ट का आएगा। अगर आप इसको, यानी कि ये फंक्शन लो x और ये फंक्शन लो y⁵, और इसको डैश माउस एक साइट होती है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, पोस्ट करके वीडियो प्लॉट करके देखो कौन सा डायग्राम आएगा, आप खुद जान जाएंगे कि वीन सही कर रहे थे। उनके पास तो डैश माउस का कुछ भी ना था तब, तो वो तो एक पेज ले रहे थे ग्राफ पेपर, उस पर प्लॉट कर रहे थे अपना मैथमेटिकल मॉडल को लेकर। चलो अब इसको समझे ये क्या बोल रहा है, समझने की बात ये है क्या, ये देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर लैम्डा को हम बढ़ाएं तो यानी कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, कम होनी चाहिए, यानी कि कौन सा पोर्शन बता रहा है, सेकंड पोर्शन। ये कौन से पोर्शन के लिए है, ये हमारा एनालाइज किसके लिए है, सेकंड पोर्शन के लिए। ये बात समझ में आ गई, सेकंड पार्ट के लिए, या फिर इसे लिख लो फॉर सेकंड पार्ट, ऐसा लिख लो। चलो रुक जाओ, यहाँ पर एक कोफिशिएंट ले लूं मैं a λ⁵ फॉर सेकंड पार्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है बच्चों, एक आ गया चीज। अब क्या लेना उन्हें, अब उन्हें फर्स्ट पार्ट लेना है ना, सेकंड पार्ट के लिए तो आ गया, फर्स्ट पार्ट के लिए लेते हैं कुछ। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए उन्होंने क्या लिया, उन्होंने फर्स्ट पार्ट के लिए लिया ये e⁻⁻, एक कोफिशिएंट इन्होंने b ले लिया, डिवाइडेड बाय λt। अब ये कहेंगे ये क्या हो रहा है सर, देखो देखते हैं, चलो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी जो है हमारी डिपेंड कर रही है, इसे ऐसा लिख लो बच्चों 1/e⁻β, बीटा को चलो b को रहने दो क्योंकि ये तो कोफिशिएंट है, 1 ले लो यहाँ पर अभी, डिवाइडेड बाय 1/λt। t क्यों लिया है बच्चों, टेम्परेचर का भी तो फंक्शन है, देखो टेम्परेचर का भी तो फंक्शन है, किसी ना किसी पार्ट में टेम्परेचर तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से भी तो वेरिएशन आ रहा है, इसलिए ले लिया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं अभी, टेम्परेचर, हम लैम्डा की डिपेंडेंसी देखना चाह रहे हैं। देखो यहाँ देखो बच्चों, गौर से देखो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। देखो अगर मैं लैम्डा को बढ़ाऊं, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं लैम्डा को बढ़ा रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 1/λ कम हो रहा है, सही बात है भाई, लैम्डा बढ़ रहा है 1/λ कम हो रहा है। और अगर 1/λ कम हो रहा है तो e⁻1/λ भी कम होगा, भाई अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, e की पावर में ये, और अगर ये कम होगा तो 1/e⁻1/λ बढ़ेगा। सही बात है, इतनी बात समझ में आ गई, ये चीजें डिपेंडेंसी समझ में आ गई, सारी आ गई होगी मेरे ख्याल से समझ। इसका मतलब क्या है, इन दो चीजों को आ जाओ, यानी कि अगर लैम्डा में बढ़ा रहा हूं तो e⁻1/λt भी बढ़ रहा है, और यही तो चाहिए मुझे भाई, यही तो चाहिए। यानी कि ये अब इसको ऊपर ले जाके लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया, इसका मतलब ये है कि अगर मैं लैम्डा को बढ़ा रहा हूं तो एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। यही तो होना चाहिए, वो भी किस रेट में बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली। देखो ये बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली, पार्ट 1 ये नहीं बता रहा,
ये बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली। तो ये किसका एक्सप्लेनेशन हुआ? पार्ट 1 का, यानी कि इसको ऐसे लिख लो, एक कोफिशिएंट ले लिया b डिवाइडेड बाय लैम्डा टी। अब दोनों को, ये हो गया फॉर पार्ट 2, फॉर पार्ट 1, फॉर पार्ट 1। अब दोनों को जोड़ दो, पार्ट 1 पार्ट 2 को, तो क्या आएगा देखो, जो भी आएगा वो लिख दो, जो भी रिजल्ट आया। सो यू लैम्डा क्या आ गया हमारा? यू लैम्डा आ गया a इंटू लैम्डा की पावर 5 इंटू e टू दी पावर b डिवाइडेड बाई लैम्डा टी माइनस का, है ना बच्चों, ये माइनस का चल रहा है e टू दी पावर में। ये बात समझ में आ गई बच्चों हमें? यही है बच्चों असलियत में वीन्स रेडिएशन लॉ। इसको हटा दो बच्चों इधर, क्योंकि ये काम आने वाला हमारे जगह अभी। असलियत में बच्चों वीन्स रेडिएशन लॉ ये होता है। और कोई अगर तुम्हें बहकाए कुछ किसी से मत बहको, और तुम्हें एक क्वेश्चन ला के देंगे हम आज, जो तुम किसी से ही पूछ लेना, वो अगर बता पाए तो अच्छी बात है, उन्होंने भी पढ़ रखा होगा अच्छी जगह से, क्यों नहीं पढ़ रखा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बात बताओ बच्चों, हम क्या लिखते हैं पता है? वीन्स रेडिएशन लॉ क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, देखो मैं लिखता हूं, पहले पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर प्लांक्स ने हमें और बी की वैल्यू दी, अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्या दिया? ए की वैल्यू दी उन्होंने 8 पाई HC, और बच्चों बी की वैल्यू करीबन करीबन उन्होंने दी थी HC बाई KB। अब इसमें रख दो इस वैल्यू को, तो बच्चों ये क्या बना? ये हमारा रिजल्ट बना, ए की वैल्यू 8 पाई HCI डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 5 e टू दी पावर माइनस b की पावर आई SC बाई लैम्डा KB P। भाई लैम्डा KB रख दिया यहाँ पर, और T पहले से ही था। ये आया हमारा वीन्स लॉ। ये पढ़ाते हैं हमें सबको, हमें सब बच्चों को कोई भी जो पढ़ाता है ये पढ़ाता है वीन्स लॉ, जबकि वीन्स लॉ ये है ही नहीं। वीन्स लॉ ये है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा बच्चों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रूल कब आया, इसलिए तो मैंने सन लिख रखा है यहाँ पर। करीबन 1890 में, या 1895 या 1896 करीबन तब आया था, ठीक है। और मैक्स प्लांक कब आए? मैक्स प्लांक ने अपना रूल कब दिया? सन 90 में। समझ रहे हो? सन 1900 में इन्होंने दिया अपना रूल। इन्होंने कब दिया? 1895 या 1890 में। तो मतलब क्या H यहाँ आ सकता है? H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। भैया जहां पर H आ गया ना बच्चों, वही क्वांटम मैकेनिक्स है। अगर तुमसे कोई भी इंटरव्यूअर पूछे, कोई भी पूछे व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिक्स, बोल दो एक ही लैंग्वेज में, इट इज द प्रेजेंसी ऑफ H, और कुछ नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स है, जहां H आ गया वो क्वांटम मैकेनिक्स बन गई। तो बच्चों ये तो क्वांटम है नहीं। क्यों? क्योंकि क्वांटम का जन्म ही सन 1900 में हुआ है, प्लांक के आने से। नोबेल प्राइज है, फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कौन है? मैक्स प्लांक। तो यहाँ पर H क्या कर रहा है? भाई ये इनके चच्चा के लौंडे तो थे नहीं कि बचपन में उन्होंने बता दिया होगा मैं चलूंगा या बचपन या उनके सपने में आके बता दिया पहले कि मैं चलूंगा। नहीं भैया, H यहाँ से आया है इस तरीके से, क्योंकि E और B की वैल्यू मैक्स प्लांक ने दी है। वीन्स लॉ ये होता है ना कि ये जब इन्होंने इनको करेक्ट किया तो अपना रिलेशन यहाँ पर ए और बी के कोएफिशिएंट निकाले बहुत लंबी कैलकुलेशन से, तब ये आया है हमारा। चलो भाई बात समझ में आ गई होगी। चलो बात समझ में आ गई, अब चीजें सीख लेते हैं कुछ कि इन्होंने जो रूल बनाया है ये मैक्स किन्होंने बनाया है? वीन्स ने। देख लेते हैं ये सही भी है क्या। भाई इतनी मेहनत ये कर रहे हैं, क्या पता सही हो या पता गलत हो। देखते हैं। चलो बच्चों क्या हुआ देखो, जब वीन्स ने ये रूल दिया तो a डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 5 यानी कि ये 8 पाई SC बाई लैम्डा की पावर बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम जैसा हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन आना चाहिए, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। यानी कि मजा आ गया उनका ये सोचना है कि हो गया काम, बस क्या हुआ है, नोबेल प्राइज का काम होता जा रहा है, क्योंकि ये तो बहुत लंबी प्रॉब्लम है जो सोल्व नहीं हुई, अनसोल्व प्रॉब्लम थी ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सेकंड वेरिएबल पे पहुंचते हैं अपने, भाई देखो ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला, भाई ये वाला तो पोर्शन बिल्कुल सही चल रहा है इनका, ये वाला पोर्शन ही तो फर्स्ट बता रहा है। लेकिन जैसे ही ये इस वाले पोर्शन पे पहुंचते हैं तो क्या होता है बच्चों, आना चाहिए था हमारा ग्राफ कैसा आना चाहिए था, देखो करीबन करीबन ऐसा आना चाहिए था, लेकिन आया कैसा, ऐसा। तो क्या हुआ ये बच्चों, ये वीन्स लॉ हायर ऑर्डर पे यानी कि हायर वेवलेंथ पे क्या हुआ, फेल हो गया। तो वीन्स लॉ की लिमिटेशन क्या है बच्चों, 2 नंबर में पूछता है हमेशा ये, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वीन्स लॉ, इट नॉट वैलिड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, हमेशा याद रखोगे। ये रहा, इट
नॉट वैलिड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। सिंपल सी बात है बच्चों, लॉन्गर वेवलेंथ है, फेल हो गया। कौन कौन फेल हुआ बच्चों? वीन्स लो। तो एक काम करते हैं फिर, कौन आए बच्चों अपना नियम लेकर, रूल लेकर? वीन्स लो यहाँ तक खत्म हुआ। इसकी लिमिटेशन क्या है? लॉन्गर वेवलेंथ पर नहीं लगता। कहाँ तक लगता है? शॉर्टर पर। अब आगे समझो। कौन आए फिर अपना रूल लेकर, अपनी कैलकुलेशन लेकर? रेले एकदम कूद का है भाई, हम सोल्व करेंगे। क्या क्यों सोल्व करेंगे भाई? ये वाला तो रूल बिल्कुल सही है इनका भाई, शॉर्टर वेवलेंथ पता लग रहा है, ये वाला पोर्शन शॉर्टर वेवलेंथ को ही बता रहा था, हायर के लिए फेल है, यानी कि इसे चेंज कर लो बस। किसे चेंज कर लो? पहले पार्ट को 8 पाई एस सी बाई लैम्डा की पावर 5 को। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने क्या किया? इसको चेंज करा किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल मैकेनिक्स ली अपनी, और ईएम थ्योरी ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ली, जो उस समय अवेलेबल थी वही लेंगे, है ना? जो उस समय अवेलेबल वही सोच रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या आया बच्चों? देखो रेले ने क्या दिया बच्चों रूल? 8 पाई सॉरी क्या दिया बच्चों? 8 पाई केवीटी डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 4। इन्होंने सोचा लैम्डा की पावर 4 नहीं 5 लो, तो 5 नहीं 4 ले लो, क्या पता थोड़ा सा तो डेविएट कर रहा है ये हल्का सा, क्या पता सही हो जाए काम। सही बात नहीं, 5 की जगह 4 ले लो। और यहाँ HC आ रहा है, केवीटी लिख दो, क्योंकि HC तो बेटा किसके लिए आया, किसने दिया है? प्लांक ने। असलियत में तो वीन्स ही है, तो ये अपने कोफिशिएंट लिख रहे हैं, फिर वीन्स ने कोई कोफिशिएंट नहीं दिए। ये कौन लिख रहे हैं कोफिशिएंट? रेले। किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या लिखा? 8 पाई केवीटी। केवीटी क्या है बच्चों? क्लासिकल थ्योरी नहीं है। बात समझ में आ गई है? रेले ने क्या दिया? ये वाला रोल दिया। यहां पर हुआ डिजास्टर। ये है बच्चों असली कहानी। यहां से आया है मैक्स प्लांक को आइडिया रियल में, कि कैसे वो क्वांटम मैकेनिक्स को ग्रो करें, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स ने जन्म लिया। जब बहुत तगड़ा किसी चीज में डिजास्टर हो जाता है ना, तभी काम जब याद आता है, मैं यार ये तो बहुत ही गलत कर दिया हमने। ऐसा होता है, काम होता है क्या नहीं? डिजास्टर बोलते हैं बच्चों, मतलब बहुत अलग रिजल्ट आ जाना, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाना। बिल्कुल देखो ये हुआ है, देखो क्या हुआ। बच्चों ये रिजल्ट बिल्कुल सही चल रहा था, कब तक? हायर वेवलेंथ पे। भाई हायर वेवलेंथ पे बिल्कुल सही चल रहा है, देखो हायर वेवलेंथ पे, क्योंकि हायर वेवलेंथ पे तो सही किया ना उन्होंने, यहां तक बिल्कुल सही जा रहा, सही जा रहा, सही जा रहा। लेकिन सोच कर देखो, जब लैम्डा हमारा कम होगा, यानी कि लोअर की तरफ अप्रोच करेगा, तो बच्चों ये इनवर्सली धरा है, तो ये कहां पर जाएगा? अगर लैम्डा जीरो की तरफ अप्रोच करता है, अगर लैम्डा हमारा अप्रोच टू जीरो करता है, तो बच्चों एनर्जी कहां अप्रोच करेगी? अप्रोच टू इनफाइनाइट। ही नहीं जा रही इनफाइनाइट? जा रही है क्या? नहीं। और क्या किसी मटेरियल की एनर्जी इनफाइनाइट हो सकती है? वो भी किस रीजन में? देखो कौन सा रीजन है? अल्ट्रावायलेट रीजन। भाई अल्ट्रावायलेट रीजन में एनर्जी मैक्सिमम तो होगी, लेकिन इतनी मैक्सिमम भाई एकदम इनफाइनाइट चली जाए, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है भाई, बिल्कुल ही फेल होगी थ्योरी। आना चाहिए था ऐसा ग्राफ नीचे को, लेकिन गया कहां पर? बिल्कुल सीधा। क्योंकि अगर लैम्डा को जीरो की तरफ अप्रोच करें तो एनर्जी कहां तक वहां भागेगी? इनफाइनाइट पर। इसे ही बोलते हैं बच्चों हम, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है अगर पेपर बना अनएक्सपेक्टेड, यानी कि डिजास्टर हो गया पेपर में कुछ तो क्या बन क्या आएगा? व्हाट इज द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे? कैटास्ट्रोफे होता है बच्चों डिजास्टर, किसी भी चीज में डिजास्टर हो जाना, क्या बोलते हैं उसे? कैटास्ट्रोफे। सिनोनिम्स है डिजास्टर का। और कहां पर हो रहा है बच्चों ये डिजास्टर? देखो इनफाइनाइट कहां जा रही है ये हमारा ग्राफ अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो इसका नाम क्या हुआ? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे। डेफिनेशन लिख रखी है हमने बहुत अच्छे से, तो इसका क्या मामला हुआ? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे इसका नाम निकला। अब बच्चों जब ये कैटास्ट्रोफे हो गया, तो तब प्लांक को आइडिया आया है क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट करने का। वो एक ऐसा बंदा है जिसने आज तक उस बंदे को कमाल का बंदा क्यों ना मानोगे तुम, जिसने आज तक ना तो आम देखा हो, ना आम खाया हो, ना आम का पेड़ देखा हो, ना आम के बारे में सुना हो, और सामने आम आए और बोल दे ये आम है समझ रहे हो? वही कमाल का बंदा है। आज तक ना तो उसे पता क्वांटम मैकेनिक्स, अगर ना देखी ना सुनी ना कुछ है, लेकिन उसने बता दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कौन है? मैक्स प्लांक। क्या बताया बच्चों उन्होंने? कमाल की चीज, कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम गड़बड़ ये कर रहे हैं कि हम सब चीजों को कंटिन्यूटी में ले रहे हैं। कंटिन्यूटी में लेना किसी भी चीज को क्लासिकल अप्रोच है। लेकिन बच्चों किसी भी चीज में अगर झांक के देखें अंदर, तो उसमें मिलते हैं हमें पर्टिकुलर एटम्स, पर्टिकुलर
इलेक्ट्रॉन्स, पर्टिकुलर चीजें जिसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट नहीं सॉरी, अलग अलग होती है, मतलब कंटिन्यूअस नेचर में नहीं मिलता। जब अंदर झांक के देखते हैं किसी चीज को हम, वो मिलता है डिस्क्रीट नेचर में, अलग अलग नेचर में। जैसे कि समझो बच्चों, अगर आप क्लास में जाते होंगे, क्लास में समझो कि कोई सा बेंच है, समझो ग्रुप ए है, उसमें हमारे बच्चे हैं 60 बच्चे हैं, और मैं क्या करूं, मैं टीचर हूँ वहाँ का, फिजिक्स पढ़ाता हूँ जैसे समझो, और मैं कहूँ कि ग्रुप ए की अटेंडेंस लग गई, ऐसा कहूँ ग्रुप ए की अटेंडेंस प्रेजेंट हो गए सब, तुम कहोगे सब बच्चे अगर ग्रुप में ए में होंगे, ये क्या कह रहे हैं सब, इसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। क्यों? क्योंकि सबको एक काउंट कर लिया, क्या काउंट कर लिया, क्लास ए। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल नाम से बोलूंगा कि प्रशांत प्रेजेंट है क्या नहीं, सुरेश प्रेजेंट है क्या नहीं, वर्तिका प्रेजेंट है क्या नहीं, सबको मैं एक एक नाम से बोलूंगा, तब मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई इंडिविजुअल चीजें है क्या नहीं उस क्लास में। क्योंकि सब बच्चे अलग हैं, टोटली सबकी एनर्जी अलग है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सोचते हैं, वो अलग अलग पोटेंशियल से काम करते हैं। यही अप्रोच है अलग होना क्वांटम मैकेनिक्स। अगर जैसे कि समझे हम, जैसे कि हम सीढ़ियों को देखें, सीढ़ियाँ क्या है बच्चों, अलग अलग हाइट पर रखी हुई सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, तो यानी कि क्या है वो क्वांटम अप्रोच। और अगर हम देखें रैंप को, तो वो क्या है बच्चों, क्लासिकल अप्रोच। बातें समझ रहे हैं बच्चों, बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर हो रही है चीजें। कहाँ से आइडिया आया हमें, कैटास्ट्रोफे से। क्यों आया भाई, किसी की भी एनर्जी मैक्सिमम यानी कि इनफाइनाइट तभी तो हो सकती है जब हमने किसी सिस्टम को कॉन्टिन्यूअस मान लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से आइडिया आया कि इन्हें किस अंदर देख के देखते हैं, कुछ कुछ थ्योरी दे के देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देखते हैं, क्या पता ये ग्राफ सही आ जाए। ये ग्राफ यही तो बोल रहा है बच्चों कि कोई भी एटम, कोई भी पार्टिकल एक मैक्सिमम एनर्जी रखेगा अपनी, और मैक्सिमम एनर्जी के बाद उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, वाट एवर कुछ भी वेवलेंथ बढ़ा लो उसकी या घटा लो। समझ रहे हैं बात भाई, हमारी भी एज समझ लो, एक एज में रहते हैं बचपन से, फिर पीक लेते हैं हम अपने, है ना, पीक से फिर नीचे ढलते चले जाते हैं। हर कुछ चीज क्वांटम मैकेनिक्स है बच्चों, किसने जन्म दिया। हाँ तो बच्चों क्या बता रहे हैं हमारे मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक रेडिएशन लॉ में मैक्स प्लैंक बता रहे हैं कि अगर हम ब्लैक बॉडी को हीट करें तो उसके जो एटम्स हैं आपस में वाइब्रेट करते हैं, लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कैसे करते हैं, वाइब्रेट इधर उधर अपनी मीन पोजीशन से, मतलब एक्सेलरेट होते हैं वो। और हमने पढ़ रखा है बच्चों, जब कोई एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, फोटॉन्स, और फोटॉन्स जो प्रोड्यूस करता है उसे हम ईएम वेव बोलते हैं। समझ रहे हैं बच्चों, यही मैक्स प्लैंक बोल रहे हैं। यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया हमें, मैक्स प्लैंक ने। किसकी हेल्प से दिया है, अपने अल्ट्रावायलेट कैथोडोस्कोपी जो हुआ है उस चीज की हेल्प से दिया है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होंगे, जो ईएम वेव बनाएंगे, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखेंगे, यानी कि इक्वल नहीं होंगे, वे कंटिन्यूअस नहीं होंगे। अलग अलग फोटोन, अलग अलग वेव, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अपनी अलग एनर्जी रखेगा, अलग एटम अपनी अलग एनर्जी। क्या नाम दिया इसलिए, हार्मोनिक। ये एक वर्ड जो है बच्चों, ये नोट करने लायक है। ये क्या है बच्चों, हारमनी। ये बना है बच्चों हारमनी से। हारमनी कहाँ से आता है वर्ड, ये आता है बच्चों म्यूजिक में। यानी कि म्यूजिक का मतलब अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपने एक रिदम, अपना एक डांस। यानी कि हर एटम अपनी एक फ्रीक्वेंसी रखता है, अपनी एक हारमनी रखता है, और उस हारमनी से डांस कर रहा है। किसी को नथिंग, कोई कॉपी नहीं कर रहा। समझ रहे हैं बात, तभी कहते हैं टू बी नेचुरल। यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी में जियो, किसी से कुछ इन्फ्लुएंस मत हो, किसी को कॉपी मत करो। यही है क्वांटम मैकेनिक्स असलियत में। देख रहे हैं कहाँ से कहाँ लिंक हो रही है चीजें, बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स वही है। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, दो एजम्पशन लिए इन्होंने। क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीलेटर कैन नॉट हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जीज, कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जी। ये बना है बच्चों, ये चीज है क्वांटम नेचर। अगर कोई बोले दो लाइनों में बताना व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप दो अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर फर्दर पूछेगा तब फर्दर बताना। पूछा व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिक्स, बोलना जहां पर एच आ जाए वो क्वांटम मैकेनिक्स है। पूछा उस दूसरे ने कि कुछ और डेफिनेशन दो, तो बोलना डिस्क्रीट नेचर। अगर किसी भी चीज का डिस्क्रीट नेचर हमें पता करना हो, तो उसकी उसमें हमें हेल्प लेनी पड़ेगी क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि ये डिस्क्रीट नेचर पे ही काम करती है। और अगर पूछे व्हाट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स, तो बोलना इट इज द फिनोमिना ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूस चीजों का फिनोमिना क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये क्या कहा इन्होंने, डिस्क्रीट नेचर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, हम इन्होंने एक फॉर्मूला दी, इक्वल टू NH²। एनर्जी का फॉर्मूला इन्हीं की देन है बच्चों। ये यहाँ से हमारा हिंट लेते हैं, बता बच्चों कौन लेते हैं हिंट, सबसे बड़े साइंटिस्ट इस सदी के कौन है बच्चों,
आपको पता ही है अल्बर्ट आइंस्टीन इनसे हेल्प लिया है अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन देने के लिए, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। चलो देखेंगे उसमें भी किस तरीके से हेल्प लिए। तो बच्चों क्या हुआ, अगर n इज इक्वल टू 1 रखो HNO आएगा, 2 रखो 3HNO आएगा, 3 2HNO 3HNO 4HNO एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये क्या है, टाइप 1 ऑक्सीलेटर, टाइप 2 टाइप 3 ऑक्सीलेटर, यानी कि अलग अलग टाइप ऑक्सीलेटर की जो कि अपनी अपनी एनर्जी रखते हैं और उसके बिहाफ पे उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपना एक रिदम है जिसमें वो डांस कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात, क्या इसका मतलब है। दूसरा एजम्पशन क्या है, यानी कि ऑक्सीलेटर जो है वो इमिट नहीं करने के कोई भी एनर्जी कंटिन्यूअसली, किसमें करेंगे, ओनली जंप्स में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में है तो सेकंड स्टेट में जाएगा, या सेकंड स्टेट में है तो थर्ड में जाएगा, उसके बीच में लाई नहीं करने का कुछ भी। जैसे कि सीढ़ियां हमारी है ना बच्चों, है नहीं डिस्क्रीट नेचर, यानी कि सीढ़ी एक है तो उसके बाद दो है, दूसरी के बाद तीसरी है, रैंप नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है कोई चीज, है ना। तो इसको ही बोलते हैं बच्चों डिस्क्रीट नेचर। और इसके बिहाफ पे इन्होंने एक पूरा डेरिवेशन करके दिया, हमने 2 पेज का डेरिवेशन है बच्चों, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो उसका डेरिवेशन अलग से हम प्रूफ कर देंगे अपने बोर्ड पे, और नोट्स में तो वो अवेलेबल है ही, हमने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है उसको। तो उसके बिहाफ पे इन्होंने करेक्ट किया किसके लॉ को, जो कि मैथमेटिकल मॉडल दिया था वीन्स ने, और केवल वीन्स को, और अगर प्लांक को आप ध्यान से देखें तो केवल माइनस साइन का अंतर है। बात समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्लांक ने केवल माइनस साइन लगा दिया और अपना रूल बोल दिया, नहीं, ए और बी के कोफिशिएंट की वैल्यू किसने दी है, मैक्स प्लांक ने, वे वीन्स ने नहीं दी थी बच्चों, ध्यान से देखोगे सर। तो ये है बच्चों कंट्रीब्यूशन हमारा मैक्स प्लांक का। अब देखेंगे बच्चों मैक्स प्लांक, अगर ये मैक्स प्लांक का रूल सही है, भाई एक बात बताओ बच्चों, अगर सही है ये तो इसका मतलब ये है जो हमारा ग्राफ ये वाला है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन कौन सा है बच्चों, ये वाला फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन को दोनों का एक्सप्लेन करना चाहिए। और बच्चों ध्यान से देखो, क्या फर्स्ट पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए वीन्स सही नहीं थे भाई, वीन्स लोअर वेवलेंथ पे सही थे लेकिन हाइयर पे फेल हो गए। और इस वाले को देखो, इस वाले को, ये क्या है, हाइयर वेवलेंथ के, यहां तक हाइयर वेवलेंथ तक हमारा रेले सही नहीं थे, और वो कहां पर फेल हो गए थे, लोअर वेवलेंथ पे। तो बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर, जो कि मैं अलग से करा दूंगा, कोई बात नहीं। लिमिटेशन क्या है वीन्स लॉ की, हाइयर वेवलेंथ पे काम नहीं करता, रेले की क्या है, लोअर पे काम नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारा प्लांक लॉ जो आया है वो दोनों पे काम करना चाहिए और दोनों पे वैलिड है। चलो आगे बात करते हैं किसी और चीज को। चलो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसके बारे में अभी डिस्कस किया है हमने। क्या करा है बच्चों, हमने प्लांक फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या था प्लांक फॉर्मूला, ये था बच्चों यू लैम्डा डी लैम्डा। ये क्या ले रखा बच्चों, एक लिमिट ले रखी है फ्रीक्वेंसी इसकी वेवलेंथ की, 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा डिवाइडेड बाई ई टी पावर एच सी बाई लैम्डा के बी टी, और यहाँ आ रहा है -1। ये हमारा प्लांक फॉर्मूला। अब अच्छा प्लांक फॉर्मूला ये कह रहा है कि इसने फुल्ली डिस्क्राइब कर दिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। सही बात है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ क्या था भाई, ये वाला था। ठीक है बच्चों, अगर फुल्ली इसने डिस्क्राइब कर दिया है तो इसका मतलब ये है, देखो बच्चों, क्या हाफ पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए, यानी कि लोअर वेवलेंथ के लिए, इसके लिए लोअर वेवलेंथ के लिए कौन वैलिड है, वीन्स। क्या ये वीन्स को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल करना चाहिए भाई, यहां तक वीन्स वैलिड है। और हायर वेवलेंथ के लिए कौन वैलिड है बच्चों, रेले, है क्या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा मैक्स प्लांक दोनों के दोनों वीन्स और रेले लॉ को प्रूफ कर सकता है, अगर, क्योंकि ये तो वैलिड है, ये तो पूरा के लिए वैलिड है, सही बात है। तो यानी कि हम इस लॉ से वीन्स भी प्रूफ कर सकते हैं और रेले भी प्रूफ कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं अगर ये पॉसिबल है तो, क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए पॉसिबल। तो सबसे पहले क्या लेंगे, वीन्स लॉ, वीन्स लॉ को प्रूफ करके देखते हैं इसके भी आप पे। चलो वीन्स लॉ बच्चों, वीन्स लॉ कब वैलिड है, फॉर लोअर वेवलेंथ, इट वैलिड फॉर लोअर वेवलेंथ। वैलिड है क्या नहीं, बिल्कुल है। एक बात देखो बच्चों, सिंपल से एक बात सुनो, क्या इसी पोर्शन में सारा खेल नहीं हो रहा, अगर -1 ना हो तो ये यही तो वीन्स है ना बच्चों। और अगर ये पोर्शन ही ना हो तो रेले रेले बन जाएगा वो, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं होती रेले में, है ना। तो किस पोर्शन को लेंगे, केवल इसको लेंगे। कब लेंगे, इट वैलिड फॉर लोअर वेवलेंथ। लोअर वेवलेंथ कितनी हो बच्चों, कितनी लोअर हो भाई, 0 की तरफ अप्रोच करनी चाहिए लोअर वेवलेंथ के लिए। तो कौन सा पोर्शन उठा लेंगे, केवल
ये वाला पोर्शन उठा लेंगे, इससे ही देखेंगे सब चीजें हम। ठीक है बच्चों, देखो उठा लो, ई टी पावर एच सी बाई लैम्डा के बी टी माइनस वन। अब मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, हेयर क्या कर रहे हैं बच्चों, हेयर लैम्डा को कहाँ अप्रोच करा रहे हैं, जीरो की तरफ, जीरो की तरफ अप्रोच करा हुआ। यहाँ पर क्या होगा, ई टू दी पावर वन अपॉन, ये सारा कॉन्स्टेंट मान लो, वन अपॉन जीरो माइनस वन, इस तरीके से तो होगा। और वन अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट माइनस वन। और ई की पावर कुछ भी हो, इनफाइनाइट में कुछ, अगर किसी की पावर इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट होगा माइनस वन। तो ये मजाक नहीं हो रही, मतलब इनफाइनाइट में से एक घटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। जब हमारी वेवलेंथ लोअर होगी, लैम्डा इनफाइनाइट जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, वीन्स लो तभी तो वैलिड है, देख लो वीन्स लो वही वैलिड है लोअर वेवलेंथ के लिए। चलो वैलिड है, तो लैम्डा को कहाँ अप्रोच करा रहा हूं मैं, जीरो की तरफ। अगर जीरो की तरफ अप्रोच कराया तो इसका मतलब इनफाइनाइट में से एक घटा रहे हैं, यानी कि पागलपन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वन को हटा सकता हूं मैं, वन को नेग्लेक्ट कर सकता हूं मैं। तो अगर वन को नेग्लेक्ट कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया, वीन्स लो। सो हियर वी neglected minus वन, so we get क्या क्या मिलेगा हमें, वीन्स लॉ मिल जाएगा, डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5 और डी लैम्डा नीचे एच सी बाई लैम्डा के बी टी। भाई माइनस वन खत्म कर दो, वही होता है वीन्स लॉ, असलियत में तो यही होता है। चलो बात खत्म हो गई बच्चों, ये आ गया। अब क्या प्रूफ करना हमें, रेले देखना है भाई हमें। चलो रेले भी देखते हैं भाई, रेले कैसा होगा प्रूफ। ऐसे हटाओ, रेले यहाँ प्रूफ करते हैं हम सेकंड पोर्शन में। क्या है बच्चों, अब प्रूफ करना है सेकंड वाला, क्या प्रूफ करना है, रेले। रेले कहाँ वैलिड है बच्चों, हायर वेवलेंथ पे। कहाँ पर, इट वैलिड फॉर हायर वेवलेंथ। सब कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो मैं बिल्कुल बहुत इजी वे में, इट वैलिड फॉर हायर वेवलेंथ। भाई हायर कितनी हो, जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, हायर तभी तो हो सकती है। फिर से उसे उठा लो, देखो क्या उठा लिया, ई टू दी पावर एस सी बाई लैम्डा के बी टी माइनस वन। यहाँ पर रखेंगे हम, डिपेंडेंसी देखना चाह रहे हैं हम, तो यानी कि की पावर क्या रखा इस बार, वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन। और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या देता है, जीरो माइनस वन। और ये ई की पावर जीरो क्या होता है, वन माइनस वन। तो ये तो फिर से जीरो आ गया भाई, इस पोर्शन की वैल्यू जीरो आ गई। अगर जीरो रखोगे तो वन अपॉन जीरो बन जाएगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, फिर से कैटास्ट्रोफी हो जाएगा, जो कि हमें रेले दे रहा था। लेकिन ये तो नहीं आना चाहिए भाई, रेले का रूल आना चाहिए ना। रेले जो जिसने दिया था, रेले का रूल क्या था, 8 पाई के बी टी बाई लैम्डा की पावर 4। इससे तो नहीं आ रहा है, जो ये वाली अप्रोच लगाई थी यहाँ से तो ये हो गया, लेकिन इससे नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, यूजिंग डिफरेंट अप्रोच, यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला, हियर वी यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला कौन सा, e की पावर x का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है e की पावर x का फॉर्मूला, 1 प्लस x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलता रहता है, ये तो होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज हमारी। बिल्कुल यहाँ e की पावर x की यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो गौर से देखो बच्चों, क्या ये e की पावर x में नहीं है क्या नहीं बच्चों, e की पावर x में। तो e की पावर x में अगर ये है बच्चों, ये माइनस वन उधर नहीं है, ध्यान रखना, माइनस वन नीचे है ये। कभी e की पावर ऊपर एक्सपोनेंशियल में माइनस वन लगा दो, नीचे है एक्सपोनेंशियल में नहीं है। तो क्या करें बच्चों, इसको खोल दो e की पावर x में। यहाँ पर क्या है वेयर x की जगह क्या है हमारा, एस सी बाई लैम्डा के बी टी है हमारा, खोल दो। तो क्या आएगा, e की पावर एच सी बाई लैम्डा के बी टी। कैसा खुलेगा देखो, वन तो आएगा ही, प्लस x की जगह क्या आएगा, एच सी बाई लैम्डा के बी टी। ठीक है बच्चों, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा आगे, लैम्डा के बी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और प्लस ऐसे ही चलता जाएगा सॉन। आगे वाली टर्म से हमें कुछ मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों ये स्मॉल कंट्रीब्यूशन देगी, सब बहुत ज्यादा स्मॉल कंट्रीब्यूशन। ये कैसी है, स्मॉल टर्म है, तो इसको छोड़ दो। कौन सी टर्म उठाएंगे, केवल ये वाली, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा लार्ज है। तो लार्ज कंट्रीब्यूशन उठा लिया, यानी कि की पावर एस सी बाई लैम्डा के बी टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एस सी बाई लैम्डा के बी टी रख दो यहाँ पर। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन गई, की पावर एच सी बाई लैम्डा के बी टी माइनस वन की वैल्यू क्या बन जाएगी, सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर। देखो क्या आया, 1 प्लस इसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, केवल इसकी, माइनस वन ऐसे रहेगा, एस सी बाई लैम्डा के बी टी माइनस वन, वन से बन गया, तो क्या आ गया, एस सी बाई लैम्डा के बी टी।
किसकी वैल्यू आई है बच्चों? ये e की पावर एस सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई? एस सी बाई लैम्डा के बी टी। कहां पर रख दें? यहाँ पर रख दो अपने प्लांक फॉर्मूले में। पुट इन प्लांक फॉर्मूला, पुट इन प्लांक फॉर्मूला या रिलेशन रख दो बच्चों। किसकी वैल्यू रखनी है? इस पूरे की वैल्यू रख दो। यहाँ पर देखो, देखते हैं क्या पता आई जाए हमारा प्लान, ये रिले क्या है बच्चों? 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5 इंटू डी लैम्डा। इसकी वैल्यू रख रहा हूं पूरे की, क्या है बच्चों? एच सी बाई लैम्डा के बी टी। समझ में आ रहा है बच्चों? सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या किया देखो, दोबारा से समझो। चलो एक बार पहला कर लो, फिर दोबारा से मैं समझाऊंगा अगर समझ में नहीं आया किसी के। ये बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो गया? ये देखो u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू, देखो ऊपर चला जाएगा पूरा पोर्शन 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 5। ऊपर जाके ये आया बच्चों लैम्डा के बी टी और नीचे आया एच सी और यहाँ पर डी लैम्डा चल ही रहा है। समझ में आ रही है बात? देखो बच्चों एच सी से एच सी गायब हुआ और एक लैम्डा से एक लैम्डा गायब हुआ, तो क्या आया हमारा रिलेशन? u लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई के बी टी डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। क्या ये रिलेशन नहीं है? मजा सा आया? कुछ आया समझ में? देखो रेले बन गया फॉर हायर वेवलेंथ। यहाँ देखो बच्चों क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं और किस तरीके से हम कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वीन्स लॉ वाला अप्रोच यहाँ पर लिया, लेकिन यहाँ पर जब अप्रोच लगाया तो -1 में से -1 घट के 0 आ गया, जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इस बार कहां से नेगलेक्ट कर सकते हो? वो तो 0 दे रहा ना वैल्यू। पहली बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब ये है डिफरेंट अप्रोच लगानी पड़ेगी। डिफरेंट अप्रोच क्या लगा? e की पावर x का फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, क्या पता इससे काम बन जाए। एक्सपोनेंशियल खोल दिया इसका। x यहाँ पर एस सी बाई लैम्डा के बीटी है, सारी x की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ये वाली स्मॉल टर्म क्यों दे रही है ये बताया आपको? स्मॉल कंट्रीब्यूशन क्यों है इसका? यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई, आप शायद थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे। इसलिए दे रही है बच्चों क्योंकि लैम्डा को कहाँ अप्रोच करा रहे हैं हम? इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि हायर वेवलेंथ पे देख रहे हैं। और ये क्या है बच्चों? 1 अपॉन लैम्डा की टर्म, और जितना भी 1 अपॉन लैम्डा की टर्म स्क्वायर 4 8 तक खुलता जाएगा आगे, क्या वो स्मॉल कंट्रीब्यूशन नहीं देता जाएगा? क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो ये तो बहुत ही स्मॉल कंट्रीब्यूशन देंगे, इसलिए पिक कर लिए ये वाले। बात समझ रहे हैं? बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन को छोड़ दिया, ये वाले पिक करे, यानी कि इसकी वैल्यू जो हम लेना चाह रहे थे, इसकी वैल्यू क्या आई? ये आई 1 से 1 कट गया, एस सी बाई लैम्डा के बीटी आ गई। इस पूरे की वैल्यू कहाँ में रख दिया? प्लांक रेडिएशन लॉ में देखा तो बिल्कुल यही मिल रहा हमें। क्या मिला? रेले। मजा नहीं आ गया? कितना सिंपल है बच्चों, ये बहुत सिंपल है। चलो